पहले चरण के मतदान की और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी की। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 219 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। दोपहर 3 बजे तक सातों जिलों में औसत 50.65% मतदान हुआ। आर्टिकल 370 हटने और परिसीमन होने के बाद बढ़ी सीटों के साथ कुल 90 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर में पहली विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है। उधर मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करीब 19,000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। पीएम मोदी ने 2014 में ही वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि बार बार चुनाव से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा। आइए आपको बयान सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर में जितना अभी तक जो बयान आए हैं जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर और वन नेशन वन इलेक्शन पर किस तरह के बयान आए हैं, पहले बयान सुनते हैं, उसके बाद आज इन दोनों मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस समय हम दक्षिणी कश्मीर में मौजूद है। यहाँ से मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई है। फिलहाल अभी टाइम है 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग जो है शुरू होगी, लेकिन अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुकाबला होगा और यहाँ पर लोग चाहते हैं कि सरकार बननी चाहिए, क्योंकि लगभग 10 साल हो गए जब से यहाँ पर जो है असेंबली इलेक्शन हुए थे 2014 में, जिसमें पीडीपी और भाजपा ने सरकार बनाई थी और वो सरकार जो है ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लिहाजा लोग चाहते हैं कि गवर्नर रूल के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। फिलहाल आज हम जिस जगह पर मौजूद है ये साउथ कश्मीर का इलाका है। साउथ कश्मीर के इलाके में हमने देखा जब लोकसभा के चुनाव हुए लोग किस तरह से निकले, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर बाइकॉट का असर रहता था, लेकिन अब जो है लोगों में जागृति जो है दिख रही है। लोग अब वोट की अहमियत जान गए हैं। लिहाजा आज जो है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर इस पोलिंग बूथ की तरफ रुख करेंगे और फिलहाल यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स जो है आए हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या क्या इश्यूज है यहाँ पर, अगर हम आपके इलाके की बात करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे मौका दिया आने का इस वक्त सर। यहाँ पे तो इशू तो बहुत है सर। अब हम चाहते हैं कि किसी की हुकूमत बननी चाहिए सर। बिल्कुल। जो हम सख्ती मतलब पिछले 6 साल से उठा रहे सर, मुसीबत है घरों में सर, पानी की सख्ती है, बिजली की सख्ती है, रोड की सख्ती है सर। घर में मतलब बेकार बैठे हैं जो ग्रेजुएशन पास है सर, जिन्होंने मतलब पढ़ लिख के मतलब सर अब किरियान चला रहे हैं सर, मतलब रेडियो पे मतलब सर कुछ भेज रहे हैं। अब हम शुक्र करते हैं अल्लाह से कुछ मतलब चाहे एनसी की चाहे पीडीपी की हुकूमत बननी चाहिए सर। किसी की हुकूमत बननी चाहिए, किसी की हुकूमत बननी चाहिए सर, क्योंकि मतलब कश्मीर में बहुत जुल्म चल रहा है सर। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो बीते 10 सालों से आज जो है यहाँ पर गवर्नर रूल लगा था और 10 सालों के बाद यहाँ पर जो है इलेक्शंस होने जा रहे हैं और फिलहाल अगर हम देखें तो मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा। अगर हम अवाम की बात करें, मुद्दा है सर, पावर की मुद्दा है, पानी की मुद्दा है, रोडों की मुद्दा है। सब यहाँ आज इंशाल्लाह मतदान करने आएंगे ये जान करके कल किसी की हुकूमत बन जाएगी कि वो हमारी काम करेंगे। इसी मुद्दे पर मतदान करने सब आएंगे इंशाल्लाह। अभी 7 बजे का टाइम है। बहुत मसला है, जैसे कि लोग बेकार है, बच्चे बेकार हैं, नौजवान बेकार है, यही मसला है। किसी की हुकूमत बने वो हमारा काम करे। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा
केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। मोदी सरकार का एक और शगुफा, एक और ड्रामा चारों तरफ से घिर गई है ना। महंगाई, बेरोजगारी, जनता का मूड, और फिर जो ये 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ना, भाजपा का सफाया हो रहा है। इन सब से घबराकर ध्यान हटाने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, इन 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इनका कार्यकाल तो अक्टूबर से शुरू होगा। लोकसभा का कार्यकाल तो जून से शुरू होगा। जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश 2.5 साल बाद शुरू होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों के चुनाव पहले हो चुके हैं। तो आखिर ये सब चुनाव साथ कैसे होंगे? क्या होगा इनके कार्यकाल का? और जो संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की कम से कम जरूरत पड़ेगी, वो कहां से लाएगी मोदी सरकार? 400 का आंकड़ा बना के चले थे, सिमट के रह गए 240 में। साधारण बहुमत तो इकट्ठा करना मुश्किल होगा, 2/3 बहुमत कहां से लाएंगे? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपनी असफलताओं से, अपनी जो रोज रोज झटके लग रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए इस चुनाव में किसी तरीके से मुद्दे बदलने के लिए ये एक चर्चा के लिए लाया गया विषय है। विस्तार से इस पे तो तभी बोला जा सकता है जब ये किसी विधेयक के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में सार्वजनिक होगा, लोकसभा या राज्यसभा में आएगा। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on 1 nation 1 election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि 1 इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण, वो ना हो। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, पहले फेज की वोटिंग चल रही है, और दूसरी बात करेंगे हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की। और देश का सवाल में भी हम यही सब मुद्दे उठा रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं। पहले चरण में मतदान क्या पाकिस्तान को जवाब है? जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग आखिर क्या कहती है? पाकिस्तान को एक तरह से जवाब है कश्मीरियों का। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी
विपक्ष को एतराज क्यों है, वन नेशन वन इलेक्शन की आखिर ज़रूरत क्यों है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ज्योति कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। एडवोकेट नीलोफर मसूद हमारे साथ हैं, नेता हैं JKNC की यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जम्वाल साहब हमारे साथ हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का स्वागत है। नीलोफर जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की पहले बात कर लेते हैं। कैसा चल रहा है वोटिंग वहां पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन चुनाव में क्या उम्मीदें हैं? देखिए, वोटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। इससे पहले भी अगर 2014 के आप आंकड़े देखेंगे, 66% लगभग जो है उसको 2024 परसेंटेज आई थी। 2014 की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, 14 तो की। आज भी हमें जी आज भी हमें उम्मीद है, जिस तरीके से लोकसभा में लोग निकले, उन्होंने वोट कास्ट किया, तो आज भी लगभग 65% ही है अभी। तो हो सकता है कुछ देर तक ये अभी क्लोज होने वाला है, तो उसमें और परसेंटेज के बढ़ने का चलिए इम्कान मुद्दों की है। बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर मैं सारे मेहमानों से एक एक कमेंट ले लूंगा। मुद्दे क्या रहे इस बार चुनाव में, क्या रहेंगे? अभी तो पहला फेज हुआ है। कश्मीर वैली की अगर बात करें, क्या 370 वहां पर मुद्दा बन पाया? स्टेटहुड मुद्दा है? बिल्कुल। जो लगता है जो 370 का मुद्दा है 35A को लेकर, वो बहुत एक अहम मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सब जितने भी लोग हैं वो बहुत ही नाराज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। उनसे न कोई कंसेंट लिया गया और ना ही उसका मुतबादिल उन्हें कुछ दे दिया गया। उल्टा उनके स्टेट को एक यूटी बना दिया गया। और साथ में जो स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर डेवलपमेंट वगैरह, ये तो हर एक गवर्नमेंट कम या ज्यादा करती रहती है, लेकिन बदकिस्मती से इन 10 सालों में ऐसी कोई डेवलपमेंट जो है नजर नहीं आई। बल्कि पुराने प्रोजेक्ट जो माननीय मनमोहन जी ने स्टार्ट किया था या इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, चाहे वो ट्रेन का है, चाहे वो नेशनल हाईवे का है, तो वही आगे इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट नहीं है, उन पर काम चल रहा है थोड़ा बहुत। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे मुद्दे और मसले और मसाइल है, हमारा मैनिफेस्टो है, इन चीजों को देखकर जो लोग यहाँ के हैं वो वोट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। और जो आने वाली सरकार होगी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह होगी। और जितने भी मुद्दे मसले लोगों के हैं, हम कोशिश करेंगे उनको उनका अजाला करने की। मनोज यादव जी, आपने नीलोफर जी को सुना, उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, कांग्रेस की होगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। चुनौतियां सभी दलों के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां क्या हैं वहां पे? देखिए, ऐसा है कि नीलोफर जी ने जिस तरह से कहा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन कहते हैं ना कि मोगरी लाल के हक सपने देखने चाहिए। इनको याद करना चाहिए, जिस 2014 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, वहां अगर वोटिंग परसेंटेज की हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोटिंग 22.98% था। और इनके पास अगर वोटिंग की बात करें तो इनका 18%। कई सीटों पर तो आपके प्रत्याशी नहीं है सर। कई सीटें तो ऐसी हैं वैली की जहां पर आपने कैंडिडेट ही नहीं है सर, कैंडिडेट ही नहीं है। आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो फिर नहीं, बिल्कुल बोलिए। बोलो जी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है किस तरह से अपने लोग कहाँ पर कैंडिडेट उतारना, कहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारना। भारतीय जनता पार्टी हर समय करती है, बहुत सारे स्टेटों में करती है, जम्मू कश्मीर में भी किया है। इसमें कोई नया नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर क्या होता है, बताता हूँ कश्मीर में क्या होता है। कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराने से लोग डरते थे। पूर्व गृह मंत्री बतौल सुशील शिंदे जी कहते हैं कि मैं जाने के डर जाकर के राहुल गांधी आइसक्रीम खाते हैं, डिनर करते हैं। मैं आऊंगा आपके पास सर। आपकी आवाज मुझे सही क्वालिटी में नहीं मिल रही है, तो मैं एक बार दोबारा से कनेक्ट आपको करूंगा, फिर आपकी बात रखूंगा। ज्योति कुमार सिंह जी, आपका ज़रा कमेंट ले लूँ मैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है चुनाव एनसी के साथ। क्या चुनौतियां आपके सामने वहां पर आपको नज़र आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। इंजीनियर रशीद की पार्टी वहाँ पर चुनाव में जिस तरह से लड़ रही है, और वहाँ पर उन्होंने जो अपना पैक्ट किया है, जो गठबंधन किया है, वो जमात इस्लामी के साथ किया है। जमात इस्लामी के कई मेंबर्स जो हैं पूर्व, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर काफ़ी समीकरण गड़बड़ा गए हैं JKNC और कांग्रेस पार्टी। देखिए, इस बार का जो चुनाव है जम्मू कश्मीर में, वो बहुत ही खास चुनाव है।
वो खास इस मायने में है कि जब आप 370 की बात बार बार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी करती है, तो इस बात को वो नहीं समझ पाती है कि जब वो 370 लागू किए थे तो उनमें लोगों की भावना क्या थी। क्या लोग चाहते थे, क्या लोग ये नहीं चाहते थे कि उनसे पूछा जाए, क्या लोग नहीं चाहते थे कि उनसे सलाह लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जो बार बार अपने भारत जोड़ो यात्रा में भी जो राहुल गांधी बार बार वहाँ जाकर भी सवाल उठाया था और चीज़ों को जो परखा था, वो जो सबसे बड़ी बात थी वो बात थी अर्थव्यवस्था की, आय विषमता की थी, बेरोजगारी की थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात थी। और अभी जो चुनाव हो रहा है जिसमें कि नरेंद्र मोदी के कारनामों का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, ये जो 100 दिन अभी पूरा किया है इन्होंने, उस पर भी लोग काफ़ी ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या प्रधानमंत्री जो पिछले बार जो वादे किए थे पूरा हुए हैं या नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जो कश्मीर लोगों की को बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। ज्योति जी, अगर 370 की बात की जाए, 35A की बात की जाए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी भले ही मिलकर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन 370 और 35A पर आप एक राय नहीं हो पाएंगे। मैं वही बात कह रहा हूं कि जो बात 370 की भारतीय जनता पार्टी को लागू करने से पहले वहां के लोगों से बात करना चाहिए था और जिस तरह से लागू करना चाहिए था, ये जो उन पर थोपा गया है, जो स्टेट हुड्स को छीनकर केंद्र शासित बनाया गया है, जो लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को जमहूरियत, नीलोफर जी, आप चाहती हैं 370 हट जाए वहां से? लोगों को 370 मतलब दोबारा से वहां पर लागू होना चाहिए 370। कांग्रेस का जो बिल्कुल, ये मानना तो है, हमारा अहम मुद्दा है। देखिए, हमारी जो जद्दोजहद है तब तक खत्म नहीं होगी। पॉलिटिकल जद्दोजहद हम चलाएंगे जब तक कि ये 370 हमें वापस नहीं आ जाए। ठीक है। क्योंकि आपके 370 और सहयोगी 35A को कांग्रेस लेकर पार्टी हमें इस पर राजी है? कुछ लाभ देता आपने है। पूछा कांग्रेस पार्टी इस पर राजी है? देखिए, जब अलायंस बनता है, अलायंस में अपने मुद्दे और जो हर कोई मैनिफेस्टो किसी का किसी के साथ नहीं मिल सकता है। जिस तरीके से बीजेपी ने हाथ मिलाया था पीडीपी के साथ, तो उनके मैनिफेस्टो में जमीन आसमान का फर्क था। तो आज अगर बीजेपी ये कहती है कि एंटी नेशनल थे, उस वक्त नेशनलिस्ट थे, तो यूं भी उन्होंने हाथ मिलाया उनके साथ, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तश्कील उन्होंने की। जी। तो वो क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो तो लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस के साथ होगा वो सब लोगों के सामने आएगा। आप भी देख लेंगे उसमें कौन से कॉमन मुद्दे हैं जिस पर हम इकट्ठे बात ठीक है, करेंगे, मनोज जी हमारे इकट्ठे साथ आ फैसला गए। लेंगे। मनोज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे आवाज मिल जी। रही है। आपको आवाज ठीक जी, से अब सुनाई दे साफ रही आ है? रही है आपकी आवाज, अब बोलिए आप। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत में विश्वास रखती है और उसी का नतीजा है कि किस तरह से जमहूरियत को हमने बहाल करने का प्रयास किया। ये केवल पाकिस्तान को मैसेज नहीं है, ये केवल आसपास के पड़ोसी देशों को मैसेज नहीं, पूरे विश्व को एक मैसेज है कि किस तरह से 370 हटने के बाद किस तरह से उन लोगों ने प्रयास किया जमहूरियत को बहाल करने का, और आज किस तरह से सुचारू रूप से वहां पर चुनाव हो रहे हैं और सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं। जहां तक बात है कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं कि यहाँ हुआ क्या है, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। लाल चौक के ऊपर बकौल गृह मंत्री सुशील शिंदे जी कहते हैं कि मैं जब गृह मंत्री था तो मुझे डर लगता था लाल चौक पे जाने में। आज राहुल गांधी जी जाते हैं, वहां पर डिनर करते हैं, वहां पर आइसक्रीम खाते हैं, और जब वो भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं तो बाइक पे घूमते हैं और बर्फ गोला से खेलते हैं। आज देखिए कि किस तरह से डल झील के पास में आप देखिए किस तरह से आप दहशतगर्दी खत्म हो गई है, लोग सैर कर रहे हैं, सपाटे कर रहे हैं। उसके बाद में आप देखिए किस तरह से पत्थरबाजी होती थी, अलगाववादियों को बढ़ावा दिया जाता था, लगातार पाकिस्तान को मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिबद्ध थी, उस प्रतिबद्धता को पूरे करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटा करके किस तरह से यहाँ पर इंसानियत, जमहूरियत को हमने बहाल करने का काम किया है। और जहां तक करने की बात है, ये बोल रहे थे क्या किया है, उस समय आपको पता होगा कि किस तरह तो से जब इतना बड़ा आपने काम किया तो वहां पे प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे, अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे आपने? मैं आपको ये जवाब देता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, किसी की बात नहीं करूंगा, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। बहुत जगह हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, तो ये हमारी रणनीति है। 19 हमने प्रत्याशी वहां पर उतारे हैं कश्मीर के अंदर, तो निश्चित रूप से हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम निर्दलीयों को समर्थन देते हैं। रणनीति का हिस्सा ये वहां पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो इंजीनियर रशीद हैं वो एक तरह से प्रॉक्सी की तरह हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए उनको जमानत पर रिहा किया गया। क्या इस पर क्या जवाब? देखिए, ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलेगी कि बी टीम है,
फिर कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बी टीम बन के काम करती है, फिर कहेंगे पीडीपी बी टीम है, तो कौन किसकी बी टीम है ये तो समय तय करेगा। लेकिन इतना जरूर मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपका 370 पर स्टैंड क्या है? अरे भारतीय जनता पार्टी तो वहां जमहूरियत को बहाल करने का प्रयास कर रही है, इंसानियत को बहाल करने का प्रयास कर रही है, किस तरह से सुरक्षा देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो, और लगातार ठीक है, चलिए इसका जवाब लूंगा। हमारे साथ दो खास मेहमान और हैं, 59 राजन जम्वाल जी भी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ हैं। राजन जी, क्या असर पड़ेगा? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। राजन जी, क्या इस चुनाव के बाद का क्या असर होगा? 370 की बात हो रही है, 35A की बात हो रही है। पहले तो ये जो इतना हाई परसेंटेज आ रहा है उससे आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि जो आज तक बाइकआउट की कॉल दे रहे थे वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ओवरऑल अपना मतलब स्ट्रेंथ तो आनी थी, मतलब मतदाता उतने आने ही थे जो बाइकआउट का कॉल दे रहे हैं वो आ रहे हैं। 370 का जहां सवाल है, किसी ने अभी बोला कि पहले पूछना चाहिए था, जब 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, जिनके कहने पे ये 370 लगा था, तब क्या सबको पूछा था? वो सबसे बड़ा फ्रॉड था मतलब जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, जब एक ही पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने सारी सीटें जीत ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, प्रजा परिषद के सारे कैंसिल कर दिए नॉमिनेशन टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और एक पार्टी ने आके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो ही सबसे बड़ा फ्रॉड था, उसको हटाया गया, तो उसमें मेरे को कोई नहीं लगता। और जहां तक 370 वापस आने का सवाल है, आई थिंक उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, होम मिनिस्टर साहब बोल चुके हैं नहीं आ सकता। अब इनमें से कोई भी पार्टियां बोलती है हम दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कैसे करेंगे भाई? सब फैसला हो चुका है। तो 370 तो खाली इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, उसको इससे ऊपर मेरे को कुछ नहीं दिखता। हाँ, जहां तक तीसरा सवाल है एक आ रहा है कि भाई कश्मीर का क्या होगा अभी इलेक्शन के बाद। देखिए, मेरे को टोटल कश्मीर एरिया में, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, अभी खाली कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में टोटल फ्रैक्चर्ड मैंडेट मेरे को दिखाई दे रहा है। फ्रैक्चर्ड मीन्स ठीक है, एनसी को भी सीटें मिलेंगी, इंजीनियर को भी मिलेंगी, पीडीपी को भी मिलेंगी, जमायती भी आगे हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, और भी बहुत हैं। सारे सौ टोटल फ्रैक्चर्ड मैंडेट मैं देख रहा हूँ ये, और ये जो हाई वोटर टर्नआउट है ये उसका नतीजा है। सारे अपने अपने वोटर को ला पाए हैं। अदरवाइज क्या होता था, एक ही के वोटर आ पाते थे एंड दूसरों के वोटर यहाँ आते नहीं थे, यहाँ आने नहीं दिए जाते थे, वो सब होता था। यह जम्मू कश्मीर में आमतौर पे इलेक्शनों में आज तक यही होता रहा है, जो इस बार शायद नहीं हुआ है। तो एक किस्म का नॉट ओनली हाई परसेंटेज है, दिस इज ऑल्सो ए जिसको बोलते हैं टोटली फ्री एंड इलेक्शन, और उसकी वजह से टोटल फ्रैक्चर्ड मैंडेट। और अगर आज कश्मीर में कहीं से बात करो ना, देखो कश्मीरियों के दिमाग में एक चीज आ गई है अभी कि हमें बेवकूफ बनाया गया है। तो एक हेट्रेड है अगेंस्ट नोन फेसेस, नॉन फेसेस में जो टीवी पे आते हैं, ये वो आते हैं। अरविंद जी, एक सेक्शन वो भी है जो उस अंडर करंट के इम्प्रेशन में है, जो अलगाववाद का जो अंडर करंट है उसके इम्प्रेशन में है। उस वोटर को आप किस तरफ देख रहे हैं? नहीं, वो अंडर करंट पहली बार नहीं है, वो कश्मीर में सदा से रहा है और इस चुनाव में खुल के आ रहा है। लगातार सब चुनावों में ये एक आवाज रही है, कभी बैकआउट का कॉल दे के, कभी पार्टिसिपेट करके, कभी वायलेंस का, कभी सेपरेशन का, कई तरह से वो आवाज दिखाई देती रही है। इस चुनाव में सारे समूह आ गए हैं चुनाव की भागीदारी में, ये इसकी मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत बात है। और चुनाव हो रहे हैं अच्छे से, लेकिन ये जो बातें उठ रही हैं बार बार कि बेरोजगारी और महंगाई और ये मसले हैं, लेकिन असली मसला ये है कि जिस तरह से फैसला किया गया है वो सही है या नहीं। 370 पे क्या लाइन होना चाहिए? स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा नहीं मिलेगा ये, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के चुनाव ज़्यादा दिलचस्प है। तो ये कश्मीरी लोगों के जीवन मरण का सवाल है, लेकिन सारी दुनिया का सवाल है। अभी ये जम्वाल साहब बोल रहे थे कि सब फैसले हो गए हैं, सारे फैसले हो गए होते तो फिर चुनाव का कोई उस तरह से मतलब नहीं रहता, और उस तरह से मतलब अगर हो सिर्फ तो फिर इतना खुश होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो पार्लियामेंट में कहा गया है या उसके बाद भी रक्षा मंत्री देश के बोलते रहे कि वो तो पाक अधिकृत कश्मीर बसाने ही वाला है, हमारी तरक्की देख के और वहाँ की बदहाली देख के वहाँ के सारे लोग बस इधर आने। अब ये सवाल सब इतने हल्के होंगे कि आप एक कानून, एक प्रस्ताव पास करा के किसी चर्चा न कराएंगे,
किसी को वोट के लिए न कहिए और सीधे एक प्रस्ताव पास करके सब खत्म कर, तो फिर ये 75 साल तो बेमतलब गए थे ना। तो अगर और या जम्मू कश्मीर किन शर्तों पे आया था, किस तरह से विलय हुआ, इन सब सवालों को खोलने की जरूरत नहीं है। 370 के नाटक भी बहुत, और वो नाटक में कांग्रेस भी पार्टी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियां भी रही हैं, लेकिन वो सिर्फ नाटक नहीं है। वो जम्मू कश्मीर हमारी बनावट जो किस किस्म की हुई है मुल्क की, और उसमें जम्मू कश्मीर जिन सब के साथ आया 370 उसका एक हिस्सा है। तो आज के चुनाव के साथ उस पर भी फैसला, और ये 10 साल पे चुनाव हो रहे हैं। इतनी बहादुरी होती तो 5 साल शासन के बाद 5 साल का इंतजार और नहीं करना पड़ता। अगर इतना ही सब कुछ उसमें बदल के हम ओवरऑल फिलहाल इलेक्शन की बात कर लेते हैं। जिस तरह की चुनावी राजनीति इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है, नीलोफर जी, जमात के आने से, इंजीनियर रशीद के आने से जाहिर है सारी जो पार्टियां हैं वो डरी हुई तो हैं, खासतौर से एनसी और पीडीपी। देखिए, ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मीडिया में आप कह रहे हैं कि डर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई डर है। देखिए, एक सेंटिमेंटल वोट जो लोकसभा में के इलेक्शन हुए उस वक्त लोगों के जज्बातों को एक्सप्लॉइट करके एक वोट हासिल किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उमर साहब उस वक्त नहीं हारते तो इंजीनियर रशीद जैसे लोग जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स आज फील्ड में हैं वो एक्सपोज नहीं हो जाते, क्योंकि हाल ही में जो भी उनके समर्थक थे, जो उनके लिए एक वेव बनाने की कोशिश कर रहे थे लोकसभा के इलेक्शनों में, आज वो से अलग हो गए ये कहकर कि नहीं भाई ये भी प्रॉक्सी कैंडिडेट है, ये जो बोलता है बिल्कुल झूठ बोलता है, जिस बुनियाद पर इसने हमसे वोट लिए थे या वोट हमसे एक वेव बनाने की कोशिश की थी वो तो है ही नहीं। महज राजशुमारी हमेशा कहने वाला शख्स इंजीनियर रशीद आज उसके मैनिफेस्टो में वो कहीं है नहीं। तो इन चीजों को लेकर जमात को क्या कहेंगे अगर आप देखेंगे जमात के जो लोग जो बहिष्कार करते थे चुनाव का, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा कंप्लीट करने दे दीजिए मनोज जी आप देख लीजिए, यहाँ पर जमात के लोग भी आए हुए हैं, उनका क्या मैनिफेस्टो है, बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी का वो एक हिस्सा बनेंगे, कोई सीट जीत लेंगे या पार्टिसिपेट ही करना उनका एक बहुत बड़ी बात है। हम किसी ऐसे शख्स के खिलाफ नहीं कि इलेक्शन क्यों लड़ रहा है, लेकिन जो प्रॉक्सी में कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है हम उनके खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी जो है उनके पीछे छुपकर दूसरों पर, यहाँ के लोगों पर वार करना चाहती है। आपने सही बात मनोज जी से कही थी कि अगर 47 सीटें जम्मू कश्मीर में है तो क्या वजह है टोटल 19 ही उम्मीदवार उनके लड़ रहे हैं, जबकि माननीय अमित शाह जी ने हमसे ये वादा किया था कि इस बार जो चुनाव होंगे 90 के 90 जो सीटें हैं उन पर बीजेपी लड़ेगी। और क्या वजह है कि 28 सीटों पर आज बीजेपी नहीं लड़ रही है, बल्कि इंटरनल अलायंस का वो हिस्सा है, प्रॉक्सी टीम्स ए, बी और सी, डी का यही दर्शाता है वो हिस्सा है। फिर जाकर वो दावा करते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, जहां आप 28 सीटें पहले ही छोड़ रहे हैं, फिर आप किस बिना पर कह रहे हैं कल आप हुकूमत बनाएंगे, जब तक कि आपके प्रॉक्सी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है। चलिए, ज्योति कुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन पर, वो सुन लेते हैं। 29 में होगा, बिहार का इलेक्शन होगा, बाद में होगा। आप कैसे सब